हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्लोटिंग कार मेथड फिनिश किया है, तो स्पीड स्टडी तक खत्म हो चुकी थी। लेकिन आपको याद होगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो सेकंड पार्ट है स्टडीज एंड एनालिसिस, उसके अंदर का लास्ट दो पोर्शन बचा हुआ है, विच इज O&D स्टडी एंड एक्सीडेंट स्टडी, जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं O&D स्टडी। फुल फॉर्म है इसका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। सो fourth one, O&D study. O for origin and destination. Origin and destination study. देखो, जब भी हम लोग O&D की बात करते हैं, origin and destination study, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं आखिरकार O&D स्टडी। सो यू कैन अंडरस्टैंड इजली कि जब भी कभी मान लो एक मैं पहले प्रॉब्लम आपको देता हूं तो आप सॉल्यूशन खुद सोच पाओगे कि कोई रोड है, उस पर कंजेशन हो रही है बहुत, एक रोड है उस पर बहुत ही कंजेशन की प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, एज एन इंजीनियर सजेस्ट द सॉल्यूशन, क्या करोगे आप? जरा सोचो, एक रोड है, ऐसा नहीं कि एक छोटी सी जगह पे हो रही है, एक लॉन्ग स्ट्रेच है, एक लॉन्ग स्ट्रेच है लगभग 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की, जिसमें इतना लंबा बिल्कुल कंजेशन है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच लेंथ ऑफ द रोड, समथिंग लाइक 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, एंड इट इज फुल ऑफ कंजेशन। ठीक है, व्हाई? बिकॉज देर आर सो मच ऑफ द ट्रैफिक ऑन द रोड, ठीक है, ड्यू टू द पॉपुलेशन, जो भी रीजन रहा हो। मैं बोलूं कि जो रोड है, रोड की एक पर्टिकुलर लेंथ, जो कि काफी ज्यादा मैंने बोला 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 कुछ भी हो सकता है, उसमें ना एक समझो कि अ लॉन्ग लेंथ ऑफ द रोड हैज अ प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, इट इज नाउ फुल ऑफ कंजेशन। सो आई एम आस्किंग यू सजेस्ट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो आप बताओ क्या करोगे? तो आप बोलोगे जब ऐसी सिचुएशन आए कंजेशन की, तो इसका सोल्यूशन होगा कि मैं इसका एक अल्टरनेट रूट बनाऊं। मतलब एक रोड है तो रोड का मैं अल्टरनेट रूट बना दूं, एक और भी दूसरा रूट प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो ट्रैफिक उस रोड से जा रही है, कुछ ट्रैफिक इस रोड से चली जाए, कुछ ट्रैफिक नए रूट के थ्रू चली जाए। मतलब यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ न्यू फैसिलिटी ऑफ द हाईवे। इट इज वन सोल्यूशन। अनदर सोल्यूशन इज कि जिस रोड पे कंजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं उसकी वाइडनिंग कर दूं, जैसे कि अगर वो 2 लेन की रोड है, मैं उसको 6 लेन की रोड बना दूंगा, 6 लेन। सो नंबर ऑफ लेन्स विल इंक्रीज, सिंस द विड्थ विल इंक्रीज, देन द ब्रॉडर रोड सेक्शन विल बी एबल टू कैरी द ह्यूज ट्रैफिक। सो आप सोचो कि प्रोजेक्ट वाइडनिंग का हो या फिर एक नया रोड फैसिलिटी प्रोवाइड करने का हो। मतलब कंजेशन की जो प्रॉब्लम हमने आपको बताई, उस कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप रोड की वाइडनिंग कर दोगे या फिर एक नया हाईवे का फैसिलिटी लगाओगे। लेकिन सॉल्यूशन जो कुछ भी लगाओ, एक सवाल हमेशा आपके दिमाग में रन करेगा, कहां से कहां तक मैं रोड बनाऊं, कहां से कहां तक मैं वाइडनिंग करूं, कहां से कहां तक। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलूं एक जगह पे 50 किलोमीटर में कंजेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे कंट्री में रोड वाइडनिंग कर दिया। करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है ना ये। तो फिर यहीं पे क्वेश्चन आता है, कहां से कहां तक वाइडनिंग करूं? तो बस इसी का आंसर होता है, एक स्टडी करना पड़ता है इसको पता करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग O&D स्टडी। I hope it is now clear to you कि whenever you have a congestion problem on the road, then you would like to provide either new highway facility or you will improve the existing road system. So in order to decide the facilities like a new road or widening of the project, the next question will come to your mind that from where to where you're going to construct this. So from where to where means what? Origin to destination. How to decide origin to destination? So we actually conduct some survey on the road. अब इस O&D में ऑब्जेक्टिव ही होता है, मतलब O&D पता करना, ताकि आप कंजेशन की प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर सकें। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको पता अगर करना हो तो क्या करेंगे आप? कुछ सर्वे कंडक्ट करते हैं, इसको ट्रैफिक सर्वे कही जाती है। अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं, ठीक है, इन सब का नाम जानना जरूरी है। सो एक एक करके मैं सारे नाम आपको बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यहां पे एक लाइन मेंशन करो, दिस स्टडी इज मोर इसेंशियल। आपने हेडिंग दिया क्या?
O&D study, that is origin and destination study, उसमें लिखो this study is more essential in planning new highway facility. This study is more essential in planning new highway facility or improving existing road system. This study is more essential in planning new highway facility or improving existing road system. नेक्स्ट हेडिंग दे दो मेथड्स फॉर O&D डेटा कलेक्शन। अब डेटास क्या क्या होते हैं वो भी जान लो कि डेटा क्या कलेक्ट करें। डेटास टू बी कलेक्टेड, ठीक है, जो डेटास टू बी कलेक्टेड है ना वो होते हैं क्या, समझना, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। पहला डेटा, कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसमें आपको ये पता करना होता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं। दूसरा ओरिजिन, तीसरा डेस्टिनेशन, ये सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं आप, ठीक है। टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है, रूट, ठीक है। इसके अलावा एक और भी चीज होती है कि भाई फ्रीक्वेंट है विजिट या फिर ओकेजनल विजिट है। सो ये सारे इंफॉर्मेशन से जो आप कलेक्ट करना चाहते हो O&D स्टडी में, तो बेसिकली जो हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना वो ये दोनों है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। लेकिन इसके अलावा आप और भी कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि उस गाड़ी में जो जा रही है उसकी ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आई है वो व्हीकल, कहाँ पे जाएगी, तो उसका ओरिजिन का पता लगाना, उसका डेस्टिनेशन का पता लगाना, उस गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हैं, टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, किस टाइप की व्हीकल है वो, रूट क्या फॉलो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं या ओकेजनली विजिट करते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है जो आप कलेक्ट करना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने आपको बताया कंजेशन की प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करते हुए या तो आप नया हाईवे की फैसिलिटी लगाओगे या फिर उसी रोड को इंप्रूव करोगे बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ लेन्स। तो आप कोई सा भी फैसिलिटी लगाओ, ओरिजिन का पता लगाना और डेस्टिनेशन का पता लगाना जरूरी है। तो आप O का पता लगाओगे, D का पता लगाओगे, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, तो उसके लिए आपको इन सभी को पता लगाते हो बेसिकली, और इसके कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इन सब डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो मेथड्स फॉर O&D डेटा कलेक्शन, यही आपने हेडिंग लिखा था। सो आई विल राइट मेथड्स। सबसे पहला मेथड है रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड इंटरव्यू मेथड पहला है रोड साइड इंटरव्यू। दूसरा है लाइसेंस प्लेट मेथड। तीसरा है टैग ऑन कार मेथड। चौथा है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। एंड पांचवा होम इंटरव्यू मेथड। इन सब का नाम याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, कई बार ऐसा भी पूछते हैं वो एग्जाम में, ठीक है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर O&D स्टडी। तो बस इसी के लिए मैंने आपको नाम दिया है, बाकी इसका रिडलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे करते हैं कंसर्न ही नहीं है, तो फालतू अननेसेसरी समय वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। सो इन सब का नाम याद रखना है। ये 5 मेथड्स होते हैं जिससे आप O&D डेटा कलेक्ट कर लेते हो। लेकिन इससे एक चीज आपको समझना है कि जो 5 मेथड में से कोई सा भी मेथड आप यूज करो, आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे होंगे जो हमने आपको बताया अभी लिख करके, जो O&D डेटा टू बी कलेक्टेड, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको इन सभी मेथड्स में मिल जाते हैं। अब क्या है
कि अब जो डेटा हमें मिली है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो रिप्रेजेंट करने का टेक्निक होता है, उसको बोलते हैं डिजायर लाइन। ठीक है, अब समझिएगा कि रिप्रेजेंट करने का वैसे जो टेक्निक होती है वो और भी कई सारी टेक्निक है, जैसे कि एक होती है OND टेबल, एक होती है पाई चार्ट और एक होती है डिजायर लाइन। जो मेजर है हमारा जिससे आपका क्वेश्चन बनता है वो है डिजायर लाइन, तो उसको समझिएगा। अब यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ OND डेटा। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ OND डेटा, सबसे पहला टेक्निक है, इसको बोलते हैं OND टेबल। देखो ना, नाम से भी क्लियर हो रहा है, ये सिंपली एक टेबल होती है जिसमें आप क्या करते हो, पैसेंजर 1 ओरिजिन डेस्टिनेशन टेबल, पैसेंजर 2 ओरिजिन डेस्टिनेशन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसका कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट आउट है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहीं पे डिजायर लाइंस, डिजायर लाइंस। ठीक है, एंड थर्ड यहीं पे होती है पाई चार्ट्स। ठीक है, अब जो कंसर्न है हमारी वो है डिजायर लाइन। अब यहां पे देखो डिजायर लाइन होती क्या है। डिजायर लाइन OND टेबल में मैंने बताया ना आपको कि OND में क्या होती है, सिर्फ मतलब कि पैसेंजर ओरिजिन डेस्टिनेशन, अगला पैसेंजर ओरिजिन डेस्टिनेशन, सिर्फ इसका टेबल बनाते हैं, दैट्स इट। पाई चार्ट में हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और डिजायर लाइन में लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिजायर लाइन क्या है उसको जरा यहाँ पे ध्यान से अब देखना, ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, और डिजायर लाइन को अब यहाँ पे समझो। अब डिजायर लाइन हमेशा ही किसी मैप पे रिप्रेजेंट की जाती है और इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो। तो पहला पॉइंट तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि डिजायर लाइंस आर ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इवन इफ द पर्सन हैज फॉलोड द रूट समथिंग लाइक दिस। रूट कैसा भी रहा हो, आप जो ड्रॉ करोगे ना डिजायर लाइन, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। डिजायर लाइंस आर ऑलवेज द स्ट्रेट लाइंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग, इट इज अ डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग है ओरिजिन से डेस्टिनेशन का। तो यहां पे मैं एक करके पॉइंट लिखता हूं, डिजायर लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस joining origin to destination। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, कभी भी, और ये कभी भी रूट के अलोंग, इट इज नेवर ड्रॉन अलोंग द रूट। रूट के अलोंग कभी भी ड्रॉ नहीं की जाती। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझो, इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ द रोड यूजर। ठीक है, यहीं पे इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो थिकनेस होती है लाइन की वो हमेशा नंबर ऑफ ट्रिप्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो आप इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं, लेकिन लिखने से पहले जरा एक बार समझेंगे कि थिकनेस कहने का मतलब क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना डिजायर लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये मैप है, आपने कई सारे पैसेंजर्स का डिटेल अभी लिया कि ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, दूसरे पैसेंजर ओरिजिन डेस्टिनेशन, तीसरा पैसेंजर ओरिजिन डेस्टिनेशन, चौथा पैसेंजर, ऐसा कई सारे पैसेंजर हैं, सबका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आपको मालूम हो चुका है। करते क्या है, एक का ओरिजिन और उसका डेस्टिनेशन स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, दूसरे का ओरिजिन डेस्टिनेशन स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, तीसरे का ओरिजिन डेस्टिनेशन स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया। लेकिन उसी में ना एक ही ओरिजिन डेस्टिनेशन पे आपको नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे मान लो ये ओरिजिन 1 से लेकर के डेस्टिनेशन 2 तक एक पर्सन गया, एक और पर्सन हमें इसी ओरिजिन से उसी डेस्टिनेशन का मिल गया फिर से, तो मैं क्या करूंगा, उस लाइन का थिकनेस बढ़ा दूंगा, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि वहां पे लाइन और भी ड्रॉ किया गया है। ठीक है, फिर एक और पर्सन मिला, फिर से इसी पे मिला और थिकनेस बढ़ा दूंगा, और एक पर्सन मिला और थिकनेस बढ़ा दूंगा। तो आप ये समझो कि जो थिकनेस है ना, जिसको विड्थ ऑफ डिजायर लाइन भी कह सकते हैं आप, द विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स
इन बोथ डायरेक्शन। अब बोथ कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 1 से 2 गया है और एक और बंदा 1 से 2 गया, फिर एक और बंदा 1 से 2 गया, तो मैं थिकनेस बढ़ाता चला जाऊंगा। और अगर अपोजिट वाले का भी आपने एनालिसिस कर रखा है, इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1, देन ऑल्सो द थिकनेस विल इंक्रीज। That means the width of desired line is directly proportional to the number of trips in both direction. Either the one is going from 1 to 2 or they are coming from 2 to 1. So वो कहीं से कहीं जा रहा हो, अगर वो एक ही O and D को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है, तो जितने सारे ट्रिप्स मिलेंगे ऐसे, उतना ही थिकनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखो, और मिला और बढ़ी, और मिला और बढ़ी, इस तरीके से दिस थिकनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो द कंक्लूजन यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिजायर लाइन्स आर ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। इट शोज द एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर। एंड द विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। सो अब उस पॉइंट को यहां पर लिखता हूं, ये जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है। Width of desire lines are directly proportional to number of trips in both direction. Width of design lines are directly proportional to number of trips in both direction. ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप देखो, डिजायर लाइन का सारा पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया और मैंने दिखा भी दिया किस टाइप से होगी डिजायर लाइन। तो बेसिकली विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब समझना है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स यही है। और इसी से आइडिया लगता है कि जब आप बहुत सारे डिजायर लाइन को प्लॉट करते हो ना, तो वो लाइन जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, वो लाइन जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, वही हमारी एक्चुअल डिजायर है ओ एंड डी की। इससे आइडिया लगा कि हमें इस O और इस D को कंसीडर करते हुए रोड बनाने चाहिए। अब रोड कैसे बनाने चाहिए, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके सर्वे पे कि कैसा जगह अवेलेबल है, क्या है। इसमें सिर्फ O एंड D की बात हो रही थी, ठीक है। तो आपने O एंड D डिसाइड किया, तो जो सबसे ज्यादा डिजायर होगा उसकी थिकनेस सबसे ज्यादा हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब यहीं पे अगला, यहीं पे ये हमने 3 बताए थे। सबसे पहले बताया O एंड D टेबल, फिर बताया डिजायर लाइन, और तीसरा है पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स वाले का यहां देख लो। पाई चार्ट्स में करते क्या है, दीज आर शोन बाई अ सर्कल। पाई चार्ट्स आर शोन बाई अ सर्कल, और इसमें क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रिप्स रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इस पर डायमीटर ऑफ द सर्कल इसकी सिग्निफिकेंस है कि डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट्स, डायमीटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लाइन के थिकनेस से यहाँ पे डायमीटर से रिलेट करते हैं। सो हम लोग बोलेंगे पाई चार्ट्स pie charts are shown by a circle, ठीक है, and diameter is directly proportional to number of trips in both direction. ठीक है। सो पाई चार्ट्स आर शोन बाय अ सर्कल एंड डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट ओ एंड डी। ओ एंड डी में कोई न्यूमेरिकल कहीं पे बनता नहीं है, सिर्फ आपको जानना होता है कि ओ एंड डी है क्या, ठीक है। चलो अब यहाँ से सबसे पहले आप एक एक करके इन सबको लिख लीजिए मेथड से। बाकी तो आपने लिख रखा था, तो मेथड्स के नाम लिख लो पहले। नाउ ठीक है, ओ एंड डी में सिर्फ टेबल होती है तो उसमें कोई पॉइंट बनता नहीं है। बाकी इसको लिखिए, दिस डिजायर लाइन का डिटेल है ये, राइट इट डाउन। और पाई चार्ट्स का भी पॉइंट इसमें लिख लीजिए।
दिस टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड। अब चलते हैं, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक। आपने अभी जो पढ़ाना वो थी क्या, OND स्टडी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आज की क्लास में हम लोग OND के साथ साथ एक्सीडेंट स्टडी भी देखेंगे। तो अब मैं यहाँ से एक्सीडेंट स्टडी स्टार्ट करता हूँ, विच इज द 5th पोर्शन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो fifth one is accident study। पहले एक्सीडेंट स्टडी को समझने से पहले ना एक मैं आपको पहले याद दिलाता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन को। आपने पढ़ रखा है कि बिफोर द कोलिजन एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को आकर के, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोलाइड करती है तो जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन द मोमेंटम कंसिडर्ड सेम। ठीक है, सो उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी यहाँ पे। और वहीं पे एक टर्म, एक पैरामीटर शायद आपको याद भी हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आपको याद हो शायद ये टर्म, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। उसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। वो चीजें हैं जहां से बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके बाद चलेंगे, एक केस है उस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। एक्सीडेंट स्टडी में सबसे पहले ठीक है, देखो एक केस समझो पहले। वी आर गोइंग टू रिलेट, सपोज दिस इज अ रोड, वी आर गोइंग टू कंसिडर टू डिफरेंट व्हीकल। दो अलग अलग व्हीकल मैं कंसिडर करता हूं। ठीक है, दो अलग अलग व्हीकल। सो ये है एक व्हीकल, दिस इज व्हीकल नंबर 1 एंड देन वी हैव व्हीकल नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को पहले आप देखो और समझो। ये है व्हीकल नंबर 1, दिस वन इज व्हीकल नंबर 2। नाउ यू कैन सी, यहां देखो ये स्पीड, अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड है VA और ये है VB, नाम दे देते हैं दोनों का। तो ये है व्हीकल A और ये है व्हीकल B। आप पहले ये सोचो, व्हीकल A एंड व्हीकल B बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। तो पहले तो ये सोचो कोलिजन कब होगी, व्हेन दे विल कोलाइड। कोलिजन होगी कब, तो अगर ये विजुअलाइज करो कि कोलिजन कब होगी, तो कोलिजन का केस क्या है, बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन सिर्फ एंड सिर्फ तब पॉसिबल है व्हेन द स्पीड ऑफ व्हीकल A इज मोर देन स्पीड ऑफ व्हीकल B। So I can write here before collision ठीक है, ये कोलिजन सिर्फ तब हो सकती है जब VA ग्रेटर देन VB रहेगी। मतलब कि A व्हीकल की स्पीड B की स्पीड से ज्यादा होगी तभी तो कोलिजन पॉसिबल है। और यहीं पे एक टर्म डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप समझ सकते हो इस चीज को, जैसे कि मान लो कि देयर इज वन व्हीकल, देयर इज अनदर व्हीकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस व्हीकल इज B एंड दिस वन इज A। सो अब होगा क्या कि अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो कोलिजन के चांसेस ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि ये स्लो जा रही है और ये फास्ट जा रही है तो ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगी। सो अब बताओ, दिस व्हीकल ऑफ दिस स्पीड ऑफ दिस व्हीकल हैज टू बी मोर देन ओनली द कोलिजन इज पॉसिबल। ठीक है, अब यहीं पे मैं बोलूं कि जो कोलिजन वाला टाइम है कि ये स्लो जा रही है और ये फास्ट जा रही है, तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली बोथ व्हीकल आर एक्चुअली अप्रोचिंग। देखो पहले दूर है, धीरे 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 पास आ गई। कैन आई से दिस आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। सो दिस रिलेटिव स्पीड एट द टाइम ऑफ अप्रोचिंग इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर मैं लिखूं तो मैं कितना लिख सकता हूं, VA माइनस VB। सो दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो भी लिख दे रहा हूं मैं, velocity of approach is basically VA minus VB। ठीक है, ये velocity of approach है। Similarly अब चलते हैं आगे and I will show you again कि अब अगर collision हो जाए उसके बाद क्या होगी। तो आप देखो पहले collision हो गई, उसके बाद situation यहाँ है।
ठीक है, हियर इज द व्हीकल, ये रहे व्हीकल, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सो आप देखो यहां पे ये रही ए व्हीकल और ये रही बी व्हीकल। अब मेरा सवाल है यहीं पे कि अब जो स्पीड आएगी ना व्हीकल की, ठीक है, आप सोचो ये वाली जो स्पीड आएगी दिस इज वी ए डैश, और ये जो स्पीड आएगी दिस इज वी बी डैश। आपसे मैं पूछूं ये बिफोर कोलिजन का केस क्या था कि वी ए इज मोर देन वी बी, तभी ये अप्रोच हो रही थी, तो इसको बोलते थे हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब कोलिजन हो जाए, कोलिजन होने के बाद, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको आफ्टर कोलिजन, सो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आफ्टर कोलिजन में होगा क्या, व्हिच स्पीड विल बी मोर, ठीक है। कैन आई से कि जब कोलाइड हो जाए तो बी फास्टर होगी एज कंपेयर टू ए, तो व्हाट आई कैन राइट, इट इज वी बी डैश इज ग्रेटर देन वी ए डैश, ठीक है। और यहां पे एक हम लोग चीज लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, अब यहां पे क्या हो रही है, आपको सोचो कि जब एक्सीडेंट हो जाएगी, अब यहां पे एक्सीडेंट होने के बाद जैसे ही ऐसा हुआ कि इसकी स्पीड ज्यादा है, देखो ये ए है और ये बी है, तो यहां पे ए की स्पीड ज्यादा, ये कोलाइड होने के जस्ट बाद होगा क्या कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सो नाउ दिस इज नाउ वी बी डैश इज मोर, आई हैव रिटन दिस। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही कोलिजन हुई उसके बाद ये फास्ट और ये स्लो, तो अब क्या होगा, व्हीकल यहां से सेपरेट हो रही है। दिस सिचुएशन इज नोन एज द सेपरेशन सिचुएशन एंड द रिलेटिव स्पीड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हिच आई कैन राइट हियर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वी बी डैश माइनस वी ए डैश। तो आपके सामने दो चीजें होंगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है। क्लियर टू यू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। अब इस दोनों पैरामीटर के बेसिस पे वी एक्चुअली फाइंड अ टर्म व्हिच इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होती क्या है, इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब उसको लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू ई, नोटेशन है इसका, और इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो बेसिकली कितना लिखेंगे हम लोग, द वैल्यू ऑफ ई आई कैन राइट इज इक्वल टू, याद करो कितना था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वी बी डैश माइनस वी ए डैश होल डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये रहा फाइनल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको अब तक समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ई की वैल्यू जिसको बोल रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कोलिजन का टाइप क्या है। आप इसको बोल सकते हो इलास्टिक, कई बार आप बोलते हैं इसको परफेक्टली प्लास्टिक। तो क्या सिग्निफिकेंस है, अब वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। नाउ केस 1, when e equal to 0, sorry e equal to 1, ठीक है। जब e equal to 1 होती है, ठीक है, देन होगा क्या, e equal to 1 कहने का मतलब क्या होता है कि e की वैल्यू कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसका मतलब और क्या हो जाएगा, दिस आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। अब मैं एक चीज आपको यहीं पे समझा दूं कि रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिशन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिशन। अगर दोनों सेम हो जा रही है तभी ई की वैल्यू 1 हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में जब रिलेटिव स्पीड ऐसा कि इसके पहले का रिलेटिव स्पीड और इसके बाद का रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम हो रहा है तो इस टाइप के कोलिशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिशन। सो दिस इज नोन एज द इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, ये हमारी परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है। ठीक है, और इसी का एक और केस दिखाता हूं। ठीक है, जब E की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या सिग्निफिकेंस है इसका। सो नाउ यू कैन सी केस 2 व्हेन E इक्वल टू 0। अगर E की वैल्यू 0 हो जाए तो आप खुद सोचो, E की वैल्यू हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 0। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सेपरेशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कंक्लूजन लिखता हूं। कैन बी राइट दिस इज v, सेपरेट करने वाला स्पीड क्या था, vb डैश माइनस va डैश is equal to 0, hence I can write VB dash is equal to VA dash। ये दोनों सेम हो गए। तो velocity of separation upon velocity of approach is equal to 0 कहने का मतलब दिस, इसका मतलब दिस, मतलब कि कोलिजन होने के जस्ट बाद व्हीकल ए और व्हीकल बी दोनों की स्पीड सेम हो गई है। ऐसा तभी हो सकता है जब एक्सीडेंट होने के बाद बोथ व्हीकल विल स्टिक टुगेदर एंड विल मूव टुगेदर। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डायग्राम से देखोगे ना तो ए आई और एक्सीडेंट होते के साथ बी है, ए है, दोनों साथ में ही मूव कर रही है ऐसे, लाइक दिस। बोथ व्हीकल विल स्टिक टुगेदर एंड विल मूव टुगेदर इज नोन एज द परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ई का 0 हो जाना ये शो करता है कि ये परफेक्टली प्लास्टिक है। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं लिख सकता हूं ऐसे, both vehicle will stick and will move together। ठीक है, both vehicle will stick and will move together। perfectly plastic कोलिशन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिशन ये रहा। ठीक है, बोथ व्हीकल विल स्टिक एंड विल मूव टुगेदर, यही होती है हमारी परफेक्टली प्लास्टिक कोलिशन। कंक्लूजन पे आ जाओ कि E का वैल्यू का 1 हो जाना मतलब परफेक्टली इलास्टिक, और E की वैल्यू का 0 हो जाना मतलब परफेक्टली प्लास्टिक कोलिशन, और E की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो वही हमारी इलास्टोप्लास्टिक कोलिशन कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ लॉस पढ़े हैं, अब इस पे केस देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप इसे लिख लीजिए, राइट इट डाउन। यहां से स्टार्ट करो।
चलो ये तो फिनिश हुई। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक केस दिखाता हूँ कि अगर एक्सीडेंट हुई है तो कंसर्न ये होता है, इस टॉपिक में कंसर्न एक ही चीज़ होता है कि इनिशियल स्पीड क्या थी, द स्पीड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, वो हमेशा इनिशियल स्पीड होती है। उसी को हम लोग क्रिटिकल स्पीड भी कहते हैं। तो इनिशियल स्पीड जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी एक्सीडेंट के लिए, उसकी वैल्यू क्या है ये निकालना हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, तो एक केस में हम लोग देखेंगे फिर। ठीक है, हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल स्पीड। कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल स्पीड। कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन इनिशियल स्पीड का? ठीक है, तो एक केस के थ्रू हम लोग इसे समझते हैं। तो एक केस मैं आपको अभी बताता हूं। ऐसा समझो कि देयर इज अ मूविंग व्हीकल एंड दिस मूविंग व्हीकल इज गोइंग टू कोलाइड विद अ पार्क्ड व्हीकल। एक कोई व्हीकल है रोड पे कहीं पे पार्किंग की हुई है, एक व्हीकल है जो मूव कर रही है और इस केस में कोलिजन होती है। इस केस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सी स्पीड होगी, जो इनिशियल स्पीड है व्हीकल की, जब वो देखता है कि आगे एक पार्किंग किया हुआ व्हीकल है। ठीक है, तो समझेंगे उसे। यहाँ पे देखो केस क्या है ये समझो। केस है व्हेन अ मूविंग व्हीकल collides with a parked vehicle. When a moving vehicle collides with a parked vehicle, ये है केस। अब इसका सबसे पहले मैं अजम्पशन लिख लूं। अजम्पशन, हम लोग ना दो व्हीकल की बात करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले अजम्पशन ये है कि व्हीकल, ऐसा समझो, व्हीकल अप्लाइज ब्रेक बिफोर द कोलिजन। जब उसने देखा कि आगे कोई व्हीकल है तो ऐसा नहीं कि कोलिजन सीधा हो गई है, ऐसा नहीं है, पहले वो ब्रेक अप्लाई करता है। सो अब ये जो मैं अजम्पशन लिख रहा हूँ ना, डायग्राम दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो अजम्पशन समझाने के लिए और डेरिवेशन करने के लिए एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, दिस वन इज द रोड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव अ व्हीकल, ये रही एक व्हीकल, इसकी अपनी कुछ इनिशियल स्पीड है। ठीक है, उसके बाद ये आगे मूव करके आती है और ये व्हीकल यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पे दूसरी व्हीकल पार्क्ड है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी व्हीकल पार्क्ड है और उसके साथ ये कोलाइड करती है। सो हियर इज द सेकंड व्हीकल पार्क्ड। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे केस दिखाता हूँ। पार्किंग किया हुआ व्हीकल है और ये यहाँ पे कोलाइड किया है। अब समझिएगा पहले जरा। ठीक है, देखो ये है व्हीकल ए, ये है व्हीकल ए, ये व्हीकल ए और ये पार्क्ड किया हुआ व्हीकल बी। तो समझो पहले केस को, ये बिफोर कोलिजन का केस है। दिस इज बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से जस्ट पहले। व्हीकल ए की स्पीड v1 हुआ करती है, v1 है। अब इस मोमेंट पे उसने देखा कि आगे एक व्हीकल है बी जो पार्क की हुई व्हीकल है। सो व्हीकल ए जैसे ही देखा कि व्हीकल बी पार्क की हुई व्हीकल है, अब ये समझाने के लिए ना, ये वाला यहाँ से ये जो वी व्हीकल है इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो व्हीकल ए इज हियर। इस मोमेंट पर वो देखता है कि आगे बी है व्हीकल जो पार्क की हुई व्हीकल है। सो आई विल शो यू, दिस इज पार्क्ड व्हीकल। पार्क्ड व्हीकल, ये पार्क्ड व्हीकल है। ठीक है, वो यहां पे क्या करता है, अब जैसे ही इसने देखा ये यहां पे अप्लाइज ब्रेक, ये यहां से अप्लाई किया ब्रेक को। लेकिन आप जानते हो कि जब ये v1 स्पीड से मूव कर रही है ना, व्हीकल ए इज मूविंग विथ स्पीड v1,
अब ये जब v1 स्पीड से मूव कर रही है, एक पार्क व्हीकल को देखा, इसे v1 स्पीड से मूव कर रही है, उसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई किया यहीं पे, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए थी, जगह कम थी, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होकर के ये व्हीकल यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ देखो, सो नाउ व्हीकल ए इज हियर, ठीक है, और जब वो व्हीकल ए यहाँ पहुँचती है तब तक इसकी स्पीड v2 हो जाती है, ठीक है, स्पीड कितनी है, v2, दिस स्पीड इज v2, ठीक है। अब यहीं पे मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो ट्रेवल किया ना, वो s1 है मान लो, ठीक है। आप बता दो कोलिजन होने से पहले ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, s1। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ए, v1। व्हाट इज द स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन, दैट इज v2, ठीक है। अब हुआ क्या, तो मैं सबसे पहले तो अजम्पशन ये ले रहा हूं कि व्हीकल ए अप्लाइज ब्रेक जस्ट बिफोर द कोलिजन, सो अजम्पशन है व्हीकल ए अप्लाइज ब्रेक जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। अजम्पशन टू, ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज 100%, assumption 2 ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज 100%। एंड assumption 3, अब ये जो यहाँ पे कोलिजन हुई ना, ये कोलिजन वाला जो पॉइंट है, अब कोलिजन होने के बाद वी आर गोइंग टू अज्यूम कि इस सिचुएशन में परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन बोथ व्हीकल विल स्टिक टुगेदर एंड विल मूव टुगेदर विद द सेम स्पीड। सो द थर्ड assumption is collision is perfectly plastic, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये व्हीकल, यहाँ देखो कोलिजन के जस्ट बाद ठीक है, ये है ए व्हीकल, ये है बी व्हीकल। अब है क्या, आप इस बात को देखो कि ये पोजीशन है ए एंड बी का, एंड दिस नाउ इज मूविंग विद स्पीड v3, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगी व्हीकल, ठीक है, ये व्हीकल यहाँ पे आ जाएगी और आकर रुक जाएगी। सो आप देखो व्हीकल यहाँ आ गई और व्हीकल आकर के रुक गई है। So this is A and this is B, and now you can see ये यहाँ पे आई और फाइनली द स्पीड v4 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे स्टॉप्ड हो गई, ठीक है। तो ये जो हमने केस अभी दिखाया ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल की दोनों मिल करके, सो दैट इज s2, ये देखो s2। अब मैं आपको यहीं पे बोलूंगा कि आपने पूरा केस को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लुक एट दिस, 3 assumption है। सो व्हीकल ए अप्लाइज brake just before the collision, and after some time the vehicle is not able to stop. Before stopping, the vehicle A has collided with B. B is the parked vehicle. Braking efficiency was 100%. After just collision, what will happen? The perfectly plastic collision it is. So in this case, both vehicle will move with the same speed, and after traveling some braking distance s2, both vehicle will stop here. If I ask you which vehicle should be called as the critical speed which is responsible for the accident, of course V1. So here our concern is to calculate what is the initial speed. You can also call it as a critical speed V1, right? अब इसको निकालेंगे कैसे, अब यही हमारा कंसर्न है। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, एनर्जी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, करना कुछ नहीं है। V3 को यूज करके V2 निकाल लो, V2 को यूज करके V1 निकाल लो, बस यही करना है। तो उल्टा चलेंगे, पहले आफ्टर द कोलिजन
फिर मोमेंटम इक्वेशन, फिर बिफोर द कोलिजन, यही काम करने जा रहे हैं। सो नाउ सबसे पहले जो डेटा है वो मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। देखो व्हीकल ए, व्हीकल बी, सारा डेटा यहां पे दे दे रहा हूं ताकि आप डेरिवेशन को समझ सकें। सबसे पहले इनिशियल स्पीड, व्हीकल ए की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज v1, व्हीकल बी पार्क्ड व्हीकल है 0, स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन ये हो जाएगी v2, ये हो जाएगी 0। नाउ स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन, दैट इज v3 एंड v3, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, ये 3 चीज हो गया। नाउ वी हैव स्किड डिस्टेंस बिफोर कोलिजन, S1 और B का तो कोई स्किड डिस्टेंस था ही नहीं, ठीक है। नाउ स्किड डिस्टेंस आफ्टर कोलिजन, दिस इज S2 और ये भी हो जाएगी S2। अगला है मास ऑफ व्हीकल, मास ऑफ व्हीकल ये मान लेते हैं A का मास ma, B का मास mb, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है F, ये भी है F, ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूडनल है ये, ठीक है, तो F है। अभी मैंने सारा डेटा आपको दे दिया जो जो हमें डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम और ये सारा डेटा हमने आपको शो किया। अब यहाँ से रिलेट करता हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले किधर से, आफ्टर द कोलिजन, फिर मोमेंटम इक्वेशन, फिर बिफोर द कोलिजन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टेप 1, आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, सो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होती है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले आप बताओ कि कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और इनिशियल 1/2 हाफ mv²। लेकिन आफ्टर द कोलिजन वाला डायग्राम अगर देखो आप तो ये होती है ma प्लस mb इंटू v3²। और वर्क डन कितने की हो गई है, तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। आप इस वाले सिचुएशन को देखो, कैन आई राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल इज हाफ ma प्लस mb v3² इज इक्वल टू फ्रिक्शन कितने की हो जाएगी, ma प्लस mb इंटू g इंटू f, फ्रिक्शन हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप देखो, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, नेगेटिव वर्क डन हो गया ना, ठीक है। सो आई कैन राइट, यहां से अगर रिलेट करें तो दिस आई कैन राइट माइनस ऑफ ma प्लस mb g इंटू f mgf इंटू s2। अब आप खुद देखो यहां पे कि ये यहां से ना रिलेट करो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट, ma प्लस mb कैंसल्ड आउट, ठीक है। और यहां से ये जो रिलेशन आ जाएगी फाइनली वी कैन राइट स्पीड, ये क्या है, स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। सो हियर वी कैन वर्क आउट v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v3 इज बेसिकली v3, 2 को उधर भेज दो, नेगेटिविटी कैंसल आउट हो ही चुका है, तो ये हो जाएगी 2f(g)s2 अंडर रूट,
ठीक है। सो दिस यू कैन सी नाउ, ये है स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिशन। स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिशन आपको मिल गई। तो ये स्टेप 1 में आफ्टर द कोलिजन से हम लोगों ने V3 निकाला, स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिशन। अभी सारा पैरामीटर आपको मालूम है इसमें, वेरी सिंपल डेरिवेशन, आप देख लो। अब आगे चलते हैं स्टेप 2 पे। नाउ वी हैव स्टेप 2। वी विल राइट मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन, सो होती क्या है मोमेंटम इक्वेशन, आपको याद होगा कि मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी सेम। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर मैं इन दोनों को सेम बता रहा हूं तो आप खुद बताओ कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना लिखना चाहिए। फिर से डायग्राम पे आ जाओ, बेटर क्लैरिटी आएगी आपको यहां पे। आप बताओ मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन तो क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। सो ए के लिए बताओ, जस्ट बिफोर मतलब V2 वाला है, सो ma इंटू V2 इज द मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन। बी के कारण mb इंटू 0 हो गया, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन ma प्लस mb इंटू V3। अब यहां से देखो V3 और V2 आपस में रिलेट होंगे और आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज ma इंटू V2 प्लस mb इंटू 0 इज इक्वल टू ma प्लस mb इंटू V3, यही हो जाएगी। सो यहां से अब देखो कि पहले स्टेप में आपने क्या कैलकुलेट किया था, V3 की वैल्यू। अभी आप क्या निकाल सकते हो, V2 की वैल्यू। सो यहां से आपको मिल जाएगी व्हाट इज V2, एंड V2 इज सिंपली आई कैन राइट ma प्लस mb होल डिवाइडेड बाई ma इंटू V3। सो दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन का स्पीड मिल गया। ये क्या है, स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब देखो हमने कहां से बढ़े, हम लोग V3 से निकाला V2, अब हम लोग V2 का यूज करके V1 निकाल लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 3 नाउ। स्टेप 3 बिफोर कोलिजन। यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो जरा एक बार ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ, तो आपको मैं दिखाता हूं कि बिफोर कोलिजन में क्या लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे वो इक्वेशन को। सो वो आप यहां पे देखो, लुक एट दिस, और आप सोचो यहीं पे क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे। कैन वी राइट दिस आफ्टर द कोलिजन वाला केस यहां है, तो ये हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर, हाफ ma v2 स्क्वायर माइनस हाफ ma v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg f ma इंटू g इंटू f इंटू s1। लेकिन नेगेटिव वर्क डन है यहाँ पे भी, ठीक है। सो वहां से रिलेट करेंगे एंड वी कैन नाउ वर्क आउट इसकी वैल्यू। सो आई कैन राइट हाफ ma v2 स्क्वायर माइनस हाफ ma v1 स्क्वायर, यही हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ mag इंटू f mgf इंटू s1, यही हो जाएगी। सो यहां से अगर रिलेट करो, सो m कैंसल्ड आउट और v1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इधर लेके चले जाओ, वो माइनस इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगी
V2, टू कैंसल्ड आउट तो ये हो जाएगी V2 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है इधर, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 उधर चला गया एंड प्लस 2FG S1, और ये स्क्वायर को अगर हटा दो तो इधर रूट हो जाएगी. सो दिस इज द वैल्यू वी हैव. नाउ यू कैन सी दिस इज द इनिशियल स्पीड. ये रही हमारी इनिशियल स्पीड जो कि क्रिटिकल स्पीड है. दिस वन इज फाइनली इनिशियल स्पीड. तो आप सीक्वेंस समझो कि पहले हम लोगों ने V3 निकाला, V3 से V2 निकाला और V2 से फिर फाइनली V1 निकाल लिया. सो कभी भी जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपसे इनिशियल स्पीड पूछा जाता है एक्सीडेंट स्टडी में, और वो आप आसानी से इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, अब इसमें अजम्पशन में कहीं पे भी चेंजेस कर दें, ठीक है, कैसा भी इंटरसेक्शन लेके आ जाए या फिर किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, सॉल्व करने का जरिया यही होगा कि सबसे पहले आफ्टर द कोलिजन, फिर मोमेंटम इक्वेशन, फिर बिफोर द कोलिजन, आपका जो कंसर्न होगा वहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, चलो एक एक करके पहले आप लिख लो, फिर इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग. यहां से स्टार्ट करो. चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर लेंगे. वर्कबुक ओपन कर लो. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54. देखो इस क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा गया है. लिखा है a vehicle applies brake and skids through a distance equal to 40 meter. A vehicle applies brakes and skids through a distance equal to 40 meter before colliding with another parked vehicle. ठीक है, so a vehicle applies brake and skids through a distance of 40 meter before colliding. इसका मतलब S1 की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर. Before colliding, the weight of which is 60% of the former. अब आप बता दो यहीं पे, can I write MB is equal to 0.6 of MA? Significance समझो. यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, before colliding with another parked vehicle, the weight of which is 60% of former. अब यहाँ पे लिखा है compute the initial speed for moving vehicle if the distance with both vehicle skids through after the collision. S2 की वैल्यू मालूम है कितना, 12 मीटर, और क्या मालूम है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 0.6. ये दिया हुआ है. अब आप खुद सोचो, विल यू बी एबल टू वर्क आउट इन दिस केस. क्या करने वाले हैं आप जब ऐसा सिचुएशन होगा, क्या करोगे आप. सो यू कैन ईजिली वर्क आउट. एक एक करके वही स्टेप लगा देंगे. तो मैं यहीं से लिखता हूँ इसको रिलेट करते हुए. मैं सबसे पहले निकालूं, आप बता दो स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन. ये कितनी हो जाएगी, V3 रूट ऑफ 2FG S2 कितनी आ गई. सो दिस इज 2 into 0.6, ये हो जाएगी ना. दिस इज 2 into 0.6 into
9.81 इंटू S2 12 मीटर। चेक कर लो, ये हो जाएगी रूट ऑफ 2 इंटू 0.6 इंटू 9.81 इंटू 12 एंड दिस इज 11.88 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई दिस। अब स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन, सो ये हो जाएगी v2 और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ma प्लस mb होल डिवाइडेड बाई ma इंटू v3। तो आपने अभी भी यही पढ़ा ना कि mb की वैल्यू आपको मालूम है, सो वहां से हम लोग रिलेट करेंगे। दिस इज ma प्लस 0.6 ऑफ ma होल डिवाइडेड बाई ma इंटू v3, जिसको और क्या लिख सकते हो, कैन बी राइट इट इज 1.6 इंटू v3, कैन बी राइट 1.6 इंटू v3 है 11.88, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइड विथ 1.6 एंड दिस इज 19.01 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनिशियल स्पीड चाहिए ना, तो हमें बेसिकली v1 चाहिए। इनिशियल स्पीड दैट इज v1 और v1 की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस 2fg s1 ठीक है। s1 की वैल्यू क्या थी, s1 वाज 40 मीटर, ठीक है, s1 वाज 40 मीटर। सो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट दिस इज 19.01 स्क्वायर 2 इंटू 0.6 इंटू 9.81 इंटू S1 दैट इज 40। सो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। सो आई कैन राइट रूट ऑफ 19.01 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 9.81 इंटू 40 एंड दिस इज कमिंग 28.85 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा हाउ टू वर्क आउट। आई होप कि आपको सब समझ में आया। चलो फटाफट आप इसे लिख लीजिए। चलो ये टॉपिक एक्सीडेंट स्टडी यहीं पे फिनिश होती है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ABC 3 सेक्शंस थी। A सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश्ड हो चुका था ऑलरेडी। B सेक्शन ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस आज की क्लास में पूरी तरीके से फिनिश होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।